बुक्स फॉर एवर में खुश आमदीद नावल यार सितमगर जिसकी राइटर है नीलम रियासत, उसकी ये 9वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसकी इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। तुम्हारी मदद लेने का फ़ायदा कोई नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ है। वो अपने ध्यान में गाड़ी चला रहा था जब साथ वाली सीट पे बड़ा जमान औरंगज़ेब बोले। फवाज उनकी जानिब मतवज्जे होते हुए पूछने लगा, क्या मतलब, कैसी मदद? अमल की बात कर रहा हूँ। जहांगीर की टेंशन ख़त्म होने की बजाय बढ़ गई है, बल्कि जो पहले सिर्फ उसकी सर दर्द थी अब हम सब की बन गई है। तुमसे एक लड़की नहीं काबू में आ रही, वैसे बड़े फन्ने खान बने फिरते हो। फाज की अना पे चोट लगी थी, क्योंकि वो अकेला होता तो और बात थी, पर इस वक्त पिछली सीट पे अम्मा और भाभी के अलावा समद भाई भी मौजूद थे। अब्बा जी, मुझे आपकी बात की कोई समझ नहीं आई है, ज़रा बात साफ करेंगे? चाचू की कौन सी टेंशन ख़त्म होनी थी? समद भाई के सवाल पे फाज ने बड़ी मुश्किल से खुद को कुछ सख्त कहने से रोका। यही अमल की टेंशन, और क्या? क्या तुमने उसकी मशहूरी नहीं देखी जो टेलीविज़न पे आई है? क़यामत की निशानी है। जो मेरे बाप दादा की नस्ल में से ये कंजर खाना जन्म ले रहा है, उसी को काबू करने के लिए फाज से कहा था कि किसी तरह उसको गुस्से या दबदबे से डराकर मॉडलिंग से रोके। इसने कहा निकाह करवा दो। अब वो निकाह के लिए कैसे राज़ी होती, इसलिए फाज को इस सब की इजाज़त दी कि जैसे तैसे घर की लड़की को बाहर निकलकर गैर मर्दों के सामने यूँ नीम नंगा होकर कपड़ों की मशहूरी से रोका जा सके। पर ये लड़की ना जाने किस पे गई है, अपनी ज़िद से हारती ही नहीं है। अब औलाद भी आ जानी है। मुझे तो इनका मिलकर प्यार मोहब्बत से रहना मुश्किल ही लग रहा है। समद भाई कितनी देर कुछ कह ही ना सके, तासुब से सर हिलाते हुए बोले, अब्बा जी, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब आपने कहा है, और आपने इस पशु को इस हद तक जाने की इजाज़त कैसे दे दी? क्या आपके पास कोई और राह नहीं थी? मुझसे क्यों ना इस बात का जिक्र किया? मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मेरे साथ तो वो इतने अदब से बात करती है, मैं उसको समझा लेता। इतनी समझदार और गैर रवायती लड़की के साथ आपने ये क्या कर दिया? तभी मैं सोच सोच कर पागल हो रहा था कि अगर इन दोनों ने पसंद की शादी की है तो इतनी जल्दी एक दूसरे से बेजार कैसे हो गए। अमल तो उसकी शक्ल देखकर ही मुंह फेर लेती है। मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है, अब्बा जी, आपने बहुत गलत किया है, बहुत ज़्यादा गलत। दो मुख्तलिफ लोगों को एक ऐसे रिश्ते में बांध दिया जिसकी बुनियादी मोहब्बत और एतमाद पे होती है। मैं यही कहूँगा, अभी भी देर नहीं हुई है। अमल से पूछकर वो फैसला करें जिसमें वो खुश हो। ओ भाई, तू अपने छोटे से दिमाग पे ज़्यादा जोर न डाल। अपनी ज़िंदगी देख, मेरी की फ़िक्र ना कर। मुझे तेरी रत्ती भर फ़िक्र नहीं है। हाँ, अपनी बहन की फ़िक्र ज़रूर है, जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, और मैं उसका हर तरह से साथ दूंगा। इंसाफ के अलमबरदार, कहीं मेरे हाथों मर ना जाना। बड़ा आया, साथ दूंगा। और अब्बा जी, आपको भी ज़रूरी था कि इस नीम हकीम के सामने ये सब बातें करते। अब इसको रह रहकर हमदर्दियों का बुखार चढ़ना है, नीरी सर दर्द। मेरी एक बात याद रहे, मेरे और मेरी बीवी के मामले में चुप रहकर अपने काम से काम रखा जाए, वरना आपको इल्म ही है मैं किसी का 1 रुपए का उधार रखने वालों में से नहीं हूँ। सूद समेत वापस करूँगा। ये सब आप लोगों की दी हुई शय है। आज तक इसको एक दफ़ा भी एहसास नहीं होने दिया कि वो गलत भी हो सकता है, बल्कि फ़ख्र से उसका साथ देते हैं। बड़ी बकवास करनी आती है, निकल गाड़ी से। फाज ने एन सड़क के दरमियान गाड़ी रोक दी। वो कैसे बर्दाश्त कर लेता कि अमल और उसकी अज़वाजी ज़िंदगी को यूँ बहस को मौजू बनाया जाता। गुस्से से बोला, निकल। फाज, क्या पागलपन है, तुम दोनों लड़े बगैर कोई बात कर सकते हो? कितनी दफ़ा कह चुकी हो, समद तुम्हारा बड़ा भाई है, यूँ बदतमीज़ी मत किया करो। मगर मजाल है जो कभी तुमने अदब लिहाज किया हो। अम्मा ने फाज को लिताड़ कर रख दिया, फिर समद भाई की जानी मुड़ी, जो दरवाज़ा खोलकर एक पैर बाहर निकाल चुके थे। खबरदार जो तुम गाड़ी से पैर निकाला। अगर इसको इतनी तकलीफ़ है तो हम सब उतर जाते हैं। उतर जाइए, जाइए। जिस बेटे की हमदर्दी जागती है ना, उसकी खरीदी हुई गाड़ी में बैठकर घर जाइए। सुबह से आपके दामाद और बेटी ने मेरा दिमाग खाया हुआ था, अब ये जाली आमिल शुरू हो गया है। भाभी आमतौर पे दोनों भाइयों की तकरार के दौरान खामोश रहती थी, मगर इस वक्त चुप न रह सकी। फाज, तुम क्यों ऐसे बात करते हो, जैसे समद तुम्हारे दुश्मन हो? 17 साल हो गए हमारी शादी को, आज तक इनके मुंह से तुम्हारे हक में कुछ बुरा नहीं सुना है। जो भी बात हो, तुम्हारे मुंह पे तुम्हें बुरा भला बोल लेते हैं। तन्हाई में कभी तुम्हारे बारे में नफरत से बात नहीं की है। वो भाभी के कहे सच को खातिर में न लाते हुए गाड़ी को वापस रोड पर डालते हुए अब्बा जी से मुखातिब हुए। तारड़ साहब, मैंने एक दरख्वास्त की थी, अगर आपको याद हो। मैंने कहा था कुछ भी हो जाए, आप हम मियाँ बीवी के दरमियान नहीं आएंगे। मैंने अपने वादे निभाए हैं, आप अपना सबसे अहम वादा भूल गए। अगर आज के बाद आपने यूँ सबके दरमियान मौजूए गुफ्तगू बनाया, मैं अलग घर लेकर उसको उधर रखूँगा या तलाक देकर ये फड्डा ही ख़त्म कर दूँगा।
یا اللہ میرے بچوں پہ اپنی رحمت کر. یہ تک لحاظ نہیں کہ بوڑھے ماں باپ کی صحت پہ کتنا برا اثر پڑتا ہے. اماں کی بات پہ وہ سب کچھ بھول کر ہنستے ہوئے بولا. دونوں مائی بابا کے گال سرخ ٹماٹر ہو رہے ہیں. یہ کھلے چہرے، شاد بات طبیعت. ٹھیک کہہ رہا ہوں نا بھابھی؟ بھابھی مسکراہٹ سمیت بولی. امی ابو جی تو ابھی ماشاء اللہ سے جوان ہیں. یہ تو بس تم بھائیوں کے ڈراموں نے ان کے بال تھوڑے سفید کر دیے. ابا جی خضاب لگانا شروع کریں تو تم دونوں بھائیوں سے جوان لگے. سمجھ گیا آپ کیوں ان کی سگی بہو ہیں. لو بھلا میں نے کون سا جھوٹ کہا ہے. ہاں پھر آپ کہیں گی ابا جی کے تو ابھی تک رشتے آتے ہیں. نہیں جی، مجھے اپنی امی بہت پیاری ہیں. اس نے سب کو گھر پہ ڈراپ کیا. اس کو گاڑی سے نہ نکلتے دیکھ کر امی نے استغفار کیا. گاڑی بند کرو اور اندر چل کر کھانا کھاؤ اور آرام کرو. میں اندر نہیں جا رہا. آپ کی بیٹی مجھے دیکھتے ہی شروع ہو جائے گی. وہ اس وقت میں اچھے موڈ میں نہیں ہوں. پھر کیا گاڑی میں ہی رہنا ہے؟ گاڑی میں کیوں رہوں گا؟ میں کہیں جا رہا ہوں، آپ انتظار نہ کیجیے گا. عمل کے پاس جاؤ گے؟ وہ گہری سانس بھر کر نگاہ پھیرتے ہوئے بولا. پتہ نہیں. اچھا چلو جہاں بھی جاؤ گاڑی زیادہ تیز نہ چلانا اور غصہ بھی تھوک دو. بہن بھائی بات کر ہی لیتے ہیں، ہر چیز کو اتنا سنجیدہ نہ لیا کرو. اماں ان بہن بھائیوں سے نہ کہہ دیں مجھے اپنی زندگی میں دخل اندازی پسند نہیں ہے. وہ اماں کو جواب دے رہا تھا جب صوفیہ اندر سے آئی. فاز میں جانتی ہوں معافی مانگتے ہوئے تمہاری انا میں بہت بڑے ڈنڈ پڑیں گے، پر بہن کی عزت کا خیال کر لو. لو آ گئی ہے میری دشمن. میں تو بھول ہی گیا تھا. ایک ہی دفعہ بتا دو کیا چاہتی ہو. اسفن سے صلح کر لو. معافی نہیں مانگنی تو جیسے بھی اس کو مناؤ. وہ گاڑی کا انجن چلتا چھوڑ کر باہر نکلا. دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر دونوں بازو سینے پہ باندھ کر ماں کو دیکھا، پھر بہن کو دیکھا، پھر اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا. ایک ہی آدمی ہے جو اس معاملے کو سلجھا سکتا ہے. مجھے اس سے بات کرنے دیں. آپ جائیے، میں اندر آ کر بات کرتا ہوں. کھڑکی میں سے جھک کر گاڑی کا انجن بند کر کے چابی نکالی اور گھر کی جانب چل پڑا. اندر آ کر سیدھا سمت بھائی کے کمرے میں گیا. اس کو دروازے میں کھڑا دیکھ کر بھابھی سمجھی شاید پھر لڑنے آ گیا، اس لیے چھوٹتے ہی بولی. اگر اب تم نے اپنے بھائی کے ساتھ بدتمیزی کی نا فاز، میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی. اوپس، دھیرج میری بہن دھیرج. وہ آپ کے سرتاج کدھر ہیں؟ کیوں؟ کمال کرتی ہیں، اس سے ضروری کام ہے. تبھی واش روم کا دروازہ کھلا اور سمت برآمد ہوئے. وضو کر کے نکلے تھے. ہاتھ پیر چہرہ سر سب تر تھے. مولوی ایک کام تو کر دو. سمت بھائی نے کف آستین سیدھی کرتے ہوئے اس کو سوالیہ نظروں سے دیکھا. وہ گاڑی کی چابی سے سر کھجاتے ہوئے بولا. یار وہ اسفن سے بات کر لے. میرے سے معافی شافی نہیں مانگی جاتی اور صوفو میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے. اگر میں اس آدمی کے روبرو بھی ہوا تو معاملہ نپٹانے کے بجائے اور خراب ہو جانا ہے. اس نے عمل کے حوالے سے بکواس کی ہے جو میں معاف کرنے والا نہیں. زیادہ گرمی نہ کھاؤ، بات کر لوں گا. بہتر یہی ہے اس کو پروموشن دے دو. اس کی نظر تمہاری نئی فیکٹری کے CEO کی پوسٹ پر ہے. دے کر صلح کا جھنڈا لہرا دو. تمہیں لگتا ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ اس کو اس قدر اہم جگہ پہ بٹھا دو؟ مانو یا نہ مانو، پر وہ تمہارے اسٹاف کا ایک بہت اہم رکن ہے جو کام پوری ایمانداری سے کرتا ہے. اب آگے جو تمہاری مرضی. مجھے اگر ذرا سا بے اندازہ ہوتا یہ صوفی مجھے اس قدر مہنگی پڑنے والی ہے تو میں کبھی اس کے معاملے میں نہ کودتا. اب جو ہونا تھا ہو گیا ہے. میں نماز کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں. تم بھی کبھی بھول کر مسجد کا رخ کر لیا کرو. شاید عمل کو نمازی کے روپ میں پسند آ جاؤ. اس کا نام لے کر میرے موڈ کا ستیہ ناش مار لے. میں آج کی رات اس کو بھول کر گزارنا چاہتا ہوں. سمت بھائی ہنستے ہوئے بولے. او بوائے، سم ون از گیٹنگ پے بیک کا تو علم نہیں. ہاں، پروٹس پین ان بیک. دونوں باتیں کرتے ہوئے واپس باہر آ گئے. سمت بھائی مسجد کی جانب چلے گئے اور وہ واپس شہر کو ایک ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پہ رکھتے ہوئے اس نے جیب میں سے موبائل نکال کر فون بک میں موجود تمام نمبر دیکھے. عمل کے نام پہ ہاتھ رکھا. چند منٹ نمبر کھلا رہا مگر پھر بند کر کے طوبہ نام سے محفوظ نمبر کو کھول کر ڈائل کیا. بیل جا رہی تھی. اس نے اسپیکر آن کر کے فون نمبر ڈائل کر کے سامنے رکھ دیا. چوتھی بیل کے بعد نسوانی آواز نے کہا. ہیلو، آج تو گھی شکر کے لڈو بانٹنے بنتے ہیں. وہ ہنسا. کیوں؟ ارے آج میرے نصیب جو جاگے. میری سرکار نے آج اتنے عرصے بعد ناچیز کو اپنی آواز سنانے کا فیصلہ کیا. کیسی ہو؟ جیسے چھوڑ کر گئے تھے. آج شام کیا کر رہی ہو؟ جو میرے سرکار کہیں گے آج شام وہی کروں گی. تمہاری آواز بہت خوبصورت ہے. بڑا دلکش نسوانی کہکا گونجا تھا. نوازش، بہت نوازش. میں تمہیں 8 بجے تمہارے گھر سے لینے آؤں گا. باہر کہیں کھانا کھائیں گے. سرکار بس کھانا؟ وہ ایک دفعہ پھر ہنسا. تیار رہنا،
میں اپنی مرضی کا لباس زیب تن کروں گی، اس لیے مجھے کسی ایسی جگہ پر ہی جانا ہے جہاں سب جائز ہو، ہمیشہ کی طرح ہر بات کلیئر کر کے چلنے والے۔ میں بس ایسی ہی ہوں، مجھے ایسی ہی پسند ہو۔ شام میں ملتے ہیں۔ فون بند کر دیا، مگر نہ جانے کیوں طبیعت میں ہلکا پن آنے کی بجائے بوجھل پن پیدا ہوا۔ اس نے دن بھر کی تھکاوٹ کا نام دے کر اگنور کر دیا، جان لگا کر تیار ہوا۔ اس دوران 3-4 دفعہ فون چیک کیا، خود سے نظر چراتا رہا، کیونکہ خود سے بھی نہیں کہنا چاہتا تھا کہ فون کیوں دیکھ رہا ہے۔ 7:45 بجے جب گاڑی طوبا کے گھر کی جانب جا رہی تھی، تب دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کا نمبر ملا ہی دیا، مگر جس کی آواز سننے کی چاہت ہو رہی تھی، اس کی بجائے مانی نے فون اٹھایا۔ ہیلو فاز بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہوں۔ وہ کیسی ہے؟ وہ کون؟ تمہاری بہن؟ اور وہ آپ کی کیا ہے؟ دشمن، میرا مطلب بیوی۔ دوسری جانب سے ملی کا کہکا سنائی دیا۔ شکر کریں وہ پاس نہیں ہے، ورنہ آپ کے جواب پہ بڑا تگڑا وار آتا۔ اس کے کان کھڑے ہو کے مایوسی کو اگنور مارتے ہوئے بولا، کہاں پہ ہے؟ کوئی خبر نہیں ہے، شبی آپی اور شایان بھائی آئے تھے، آپی کو زبردستی ساتھ لے گئے۔ میرا خیال ہے تینوں کہیں ڈنر کرنے نکلے ہیں۔ کہاں یہ نہیں پتا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں پھر فون کروں گا۔ ان کے لیے کوئی پیغام ہے تو دے دیں، میں سنے بغیر آگے پاس کر دوں گی۔ ہاں بولنا، ایمان کو اپنی خدمت کرنے کا پورا موقع دے، آخر وہ اس کی اکلوتی چھوٹی بہن ہے۔ ویری فنی۔ ویل، اپنی بھانجی کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ بھانجی؟ ہاں جی جناب۔ واہ، چلو پھر اللہ حافظ، میں ایک دوست سے مل رہا ہوں، بعد میں بات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ فاز بھائی، اللہ حافظ۔ شایان، وہیں شایان، بوائے فرینڈ؟ مجھے دیکھنا چاہیے۔ اس سے ملتے وقت میری بیوی کے چہرے پہ خوشی کے رنگ تھے یا اداسی؟ اف، کنٹرول یور سیلف فاز، یو آر سچ اے باسٹرڈ، ڈونٹ یو ڈیئر ڈو اینی تھنگ بیڈ، لیٹ دا پور گائے گو۔ تم اچھی طرح جانتے ہو اس کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں تھا، اس نے صرف تمہیں بدزن کرنے کو بکواس کی تھی۔ ہو بھی تو سکتا ہے۔ شٹ اپ، خود کو خود ہی ڈانٹ رہا تھا۔ طوبا کے گھر کے سامنے ہارن بجایا، اسی پل دروازہ ہوا۔ گولڈ میکسی ڈریس میں، کرل ہوئے بالوں کو کھلا چھوڑے، 6 انچ لمبی ہیل پہنے، ہاتھ میں گولڈ پاؤچ پکڑے، وہ نازک اندام لڑکی سہج سہج چلتی ہوئی گاڑی تک آئی۔ فاز نے آگے کو جھک کر دروازہ واق کیا، خوشبو کا جھونکا گاڑی میں داخل ہوا۔ ہائے، طوبا نے اپنی سیٹ سنبھالنے کے بعد اس کی جانب جھک کر گال پہ پیار دیا۔ اس نے بھی اسی طرح اس کا سواگت کیا۔ تمہارا ڈریس تمہیں بہت سوٹ کر رہا ہے۔ اوہ، بہت شکریہ۔ آپ بھی ہمیشہ کی طرح جان نکالنے کے سامان سے لیس ہیں۔ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ عمل دماغ کے کسی پچھلے کونے میں چلی گئی۔ گاڑی گیئر میں ڈالتے ہوئے دماغ کی اسکرین پہ طوبا چمک رہی تھی۔ جس ریسٹورانٹ میں وہ طوبا کو لے کر آیا، وہ شہر کی چند ہائی کلاس جگہوں میں سے ایک تھا۔ جیسے گاڑی پارکنگ میں رکی، طوبا ستائی سے بولی، یہاں پہ جگہ کیسے مل گئی؟ کیا پہلے سے بکنگ تھی؟ بیبس، آپ کو ہر کہیں جگہ مل سکتی ہے، بس جیب میں بھاری چیک ہونا چاہیے۔ او مائی گاڈ، سرکار آپ کی یہی باتیں مجھے پاگل کرتی ہیں۔ نہ، پاگل نہیں ہونا ہے، مجھے تم ہوش و حواس میں چاہیے ہو۔ وہ ہنستے ہوئے ادا سے بولی، آپ کی باتیں حد سے زیادہ پرمزہ ہوتی ہیں۔ چلو آؤ۔ طوبا نے فاز کے بازو میں بازو ڈالا اور چل پڑی۔ فاز کو جب اس کی کمر کی جھلک نظر آئی، اس نے سیٹی مار کر منظر کو سراہا، کیونکہ میکسی بیک لیس تھی۔ طوبا کو لگا ڈریس کے پیسے پورے ہو گئے۔ ریسٹورانٹ میں اپنی سیٹ پہ بیٹھتے وقت طوبا نے اپنے بال اکٹھے کر کے ایک کندھے پہ ڈال دیے اور پوسچر اکڑا کر بالکل سیدھی بیٹھی۔ فاز نے اپنی کرسی سنبھالی، پر ساری توجہ پیچھے سے آنے والی آواز نے کھینچ لی تھی۔ عمل، خدا کا نام لو اور ٹانگیں نیچے کر کے بیٹھو، قسم سے 1 نمبر کی جنگلی لگ رہی ہو، یہ نہ ہو یہ لوگ تمہیں باہر کا راستہ دکھا دیں۔ شبی کے بعد دوسری آواز عمل کی تھی، میرے اللہ، یہ سٹیک نہیں ہے بلکہ جنت کا کوئی تحفہ ہے۔ آج کھانے کے بعد محسوس ہوا میں نے یہاں کی سٹیک کو کتنا مس کیا ہے۔ میرے لیے ایک اور آرڈر کر دو۔ میری جان، یہ جگہ اسی سیارے پہ ہے جہاں تو پائی جاتی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ آ جانا تھا۔ جنت میں بیٹھ کر شیطان کا نام نہیں لیتے ہیں، نخوت پھیلتی ہے، نحوست پھیلتی ہے۔ جس حساب سے تو کھا رہی ہے، تیرے وزن کی زیادتی سمجھ میں آ گئی ہے۔ مردانہ آواز آئی، تم کتنی بری ہو شبی، کیوں میں نے کیا کیا ہے؟ تم ایک پریگننٹ لڑکی کو موٹی بول رہی ہو۔ ہاں تو وہ ہے ہی موٹی، اور موٹی کو اور کیا کہوں گی؟ کیا بہت بری لگتی ہوں؟ جب سے میرے کپڑوں کا سائز بدلا، میں نے آئینہ دیکھنا چھوڑ دیا۔ کیا فائدہ دل جلانے کا؟ ہائے میری فکر، اب میری اپنی دوست مجھے موٹی بلا رہی ہے۔ اللہ کا انصاف ہے، کیونکہ تیری میری جوڑی بیوٹی اینڈ بیسٹ والی تھی، اب ہم دونوں ایک جیسی ہیں۔
बीस्ट। शिबी मिली को चिढ़ाते हुए हंस रही थी, जबकि शयान नरम लहजे में बोला, अमल को मोटी नहीं कहा जा सकता क्योंकि थोड़ी सी तब्दीली आई है, बाकी तो ये वैसी की वैसी है, बल्कि पहले से ज़्यादा निखरी हुई है, जो यकीनन गांव की ताज़ा आबो हवा का असर है। फाज ने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर कब तक, आखिर तूबा को भी आया का कहता हुआ उठकर बीच में लगी बाड़ क्रॉस करके दूसरी जानिब अपने बराबर के मेज़ पर जाकर रुका। अस्सलाम वालेकुम। उसकी आवाज़ सुनते ही अमल ने बेयकीनी से सर उठाकर उसको देखा। उसी पल फाज नीचे झुका और अमल की गाल पे बोसा लिया। शिबी ने अपनी जगह से उठकर गर्मजोशी से जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या बात है, आज ही बेगम आई और आप उसको ढूंढते हुए पहुंच गए, वरना मैं यहाँ हफ्ते में एक मरतबा तो ज़रूर खाना खाने आती हूँ। तब तो आपसे कभी मुलाकात ना हुई। इससे मिलिए, मेरा बॉयफ्रेंड है शयान, और शानी ये फाज भाई। शयान ने भी उठकर फाज की तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। फाज साहब, आपसे मिलकर खुशी हुई। फाज उसका बड़ा हुआ हाथ थाम कर ठहरे हुए लहजे में बोला, काश मैं भी आपके लिए ये कह सकता, पर क्या है कि मुझे अपने सिवा किसी और मर्द का अमल की तारीफ़ करना अच्छा नहीं लगता। और अभी कुछ देर पहले आप बड़ी तफसील से ये काम अंजाम दे रहे थे। आपकी खुशकिस्मती है कि आप शिबी से मुंसलिक हो, वरना अल्लाह जाने क्या होता। आप मुझे धमकी दे रहे हैं। फाज ने शयान के कंधे से नादीदा गर्द झाड़ी और गिरेबान को सीधा करते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, धमकी नहीं दे रहा हूँ प्यारे, बल्कि फैक्ट बता रहा हूँ। अमल फौरी तौर पर उठी और फाज को बाजू से पकड़कर खींचती हुई रेस्टोरेंट से बाहर ले गई। वो बड़ी कमीनी सी मुस्कुराहट समेत बाखुशी खींचा चला गया। एक दफ़ा बाहर आकर उसने फाज का बाजू छोड़ दिया और कमर पर दोनों हाथ रखकर उसके सामने डटकर खड़ी हो गई। मैं ये नहीं पूछूंगी कि अंदर क्या बकवास कर रहे थे, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारे गंदे दिमाग में अच्छी बात आती ही नहीं है, तो ज़बान से अदा कैसे होगी। मुझे सिर्फ इतना बता दो, क्या चाहते हो? तुम्हें मेरे सिवा कोई ना देखे, तुम ज़हनी तौर पर बीमार हो, जाकर अपना इलाज करवाओ। गया था मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। डॉक्टर कहता बीवी को सर पे सवार किया हुआ है। ये सब उसी का असर है। उसने मशवरा दिया था कि बीवी को अपने सिस्टम से निकाल कर देखो, शायद अफाका हो, जबकि मुझे यहाँ भी कामयाबी नज़र नहीं आती, क्योंकि तुम्हें जितना भूलने की कोशिश करता हूँ, दिल कमीना उतना ही ज़िद करता है। अब बोलो क्या करूँ? इस सब का बहुत आसान हल है। 2 चुटकी नीला थोथा खाकर देखो, हर मर्ज दूर हो जाएगा। बेब्स, सब ठीक है ना? अपने पीछे तूबा की आवाज़ सुनकर भी उसकी नज़र अमल के चेहरे से ना हटी। मुड़े बगैर बोला, तूबा डार्लिंग, तुम जाकर खाना ऑर्डर करो, मैं बस आ रहा हूँ। अमल ने फाज किया ओढ़ में से सर निकालकर आने वाली हसीना का जायज़ा लिया और बड़े एतमाद से बोली, आर यू विद हिम? तूबा ने कन्फ्यूजन से सर असबात में लाते हुए कहा, यस। फाज अंधेरे में खड़े होने का फ़ायदा उठाते हुए अमल की कमर में हाथ डालकर उसको करीब करते हुए उसके कान के करीब झुक रहा था। अमल उसको दूर धकेलते हुए तूबा से पूछने लगी, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? फाज का कहका बेसाख्ता था, जबकि तूबा अब उन दोनों को एक दूसरे के यूं करीब खड़े देखकर मशकूक हो रही थी। फाज उसकी मदद करते हुए बोला, ये मेरी डेट है, अगर तुम्हें याद हो। तुम्हें बड़ा तजस्सुस है कि डेट पे क्या होता है। आज मौका है, मेरे साथ आ जाओ, देख लेना। अमल ने पहले तो बेयकीनी से फाज की चमकती से आंखों में देखा और फिर उसको थप्पड़ मारने जा रही थी, जब फाज ने उसका हाथ दरमियान में ही पकड़ लिया। तूबा भागती हुई आई और अमल को धक्का मारा। पागल मोटी, तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम मेरे सरकार को थप्पड़ मारने की कोशिश करो। अमल से ज़्यादा शौक फाज को लगा। अमल तो पहले ही उसकी गिरफ्त में थी, इसलिए गिरने से बच गई, मगर फाज का मीटर घूम गया। तूबा को एक हाथ से पकड़कर अमल से गज भर दूर खड़ा कर दिया। बेयकीनी से पूछते हुए बोला, तूबा, व्हाट द हेल वाज दैट? सरकार, वो आप पे हाथ उठाने वाली थी। तुम जानना चाहती हो ये कौन है? तूबा का माथा ठनका। मेरी बीवी है, ये मुझे थप्पड़ छोड़ गोली भी मार सकती है। तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझकर जाने दे रहा हूँ स्वीट हार्ट, आइंदा ऐसी हरकत भूल कर भी ना करना। वाओ, व्हाट अ प्रीटी फेस। नायाब चेहरा कहना ज़्यादा मौजूद रहेगा। आप यकीनन परिस्तान से रास्ता भूलकर यहाँ निकल आई हैं। हेलो, मेरा नाम शयान। शयान के कहे फिक्रों ने तूबा का ध्यान फाज के कहे अल्फाज से हटाकर नई तरफ मोड़ दिया। उसने अपना नाजुक हाथ शयान के हाथ में दिया। शयान आंख झपके बगैर उसके चेहरे को देखता जा रहा था। आंखें झुकाए बगैर उसने तूबा के हाथ पे बोसा दिया। तूबा ने शयान को सर था पैर झांका और जब नज़र उसकी राडों की गोल घड़ी पे पड़ी तो वो शयान की आंखों में वापस देखते हुए दिलकशी से मुस्कुराई। वाह, क्या आप यहाँ इन बोर लोगों में ही खड़ा रहना पसंद करेंगी या कि मेरे साथ किसी सहर ज़दा जगह पे चलना चाहेंगी?
2 मिनट बाद शयान की आउडी की फ्रंट सीट पे बैठी तूबा वहाँ से 9-2-11 हो गए। अमल का हाथ पकड़कर खड़ी शिबी जाती गाड़ी की सुर्ख बत्तियों को देखकर तासुब से सर हिलाती बोली, हाय मेरी नई गाड़ी। और फाज भाई, आप ये ना समझिएगा कि मुझे खबर नहीं हुई। किस बात की खबर? सच सच बता दे, क्या चक्कर है? एक तरफ मेरी दोस्त, दूसरी तरफ मेरा ना होने वाला बराबर बॉयफ्रेंड जो एक चमक चलो के लिए मुझे छोड़कर तितर हो गया। वो भी साला मेरी नई गाड़ी में भला से जान ही छुड़वानी थी तो आपकी गाड़ी में लेकर जाता। शिबी, तुम एक समझदार लड़की हो, जनाब कभी गरूर नहीं किया। मिली, तुम क्यों खामोश हो? देखो तो मैं तुम्हारी स्टेक पैक करवा कर लाई हूँ, घर जाकर मूवी देखते हुए खा लेना। अमल आहिस्ता से बोली, क्या हम घर जा सकते हैं? टैक्सी रोको। टैक्सी पे क्यों? फाज भाई के साथ चलते हैं, समझा करो, अपने पैसे बच जाएंगे। फाज कुछ भी कहे बगैर जाकर गाड़ी ले आया। गाड़ी के हेडलाइट्स की रोशनी में अमल के चेहरे पे आंसू नजर आए, जिन्हें साफ करते हुए शिबी मुस्कुराते हुए उसको कुछ कह रही थी, जिस पे आंसू मजीद फरावानी से निकले। उसने बाहर निकलकर अमल के लिए फ्रंट पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोला। शिबी खुशी से बोली, अमल कभी सोचा था ब्लैक चारकोल सूट में मलबूस 6 फुट का हैंडसम शोफर तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोलेगा? कसम से मेरी तो बड़ी फैंटेसी पूरी हो रही है। फिर तुम ही इसके बराबर बैठ जाओ। तुम्हें हमेशा से ये शख्स पसंद रहा है। कमीनी, तेरे लिए पसंद रहा है, तेरे लिए। तेरी मनहूस ज़बान से निकला पूरा हुआ। शिबी हंसती चली गई, फिर अमल को फाज के बराबर खड़ा करते हुए बोली, तुझे आंटी की कसम लगे जो तू हिली। अमल आंखें घुमा कर रह गई। शिबी ने अपने आईफोन का कैमरा ऑन किया। फाज का एक हाथ उसके ट्राउज़र की जेब में था, दूसरा अमल के शाने पे रखा। शिबी के कैमरे का फ्लैश ऑन हुआ। वो मुस्कुरा रहा था जबकि अमल भीगी पलकों समेत मुंह फुलाकर खड़ी थी। फाज ने पहले शिबी को उसके घर उतारा, फिर गाड़ी चाचू के घर की जानिब डाली। रोई क्यों? अमल ने कोई जवाब न दिया, बल्कि गाड़ी का स्टेरियो ऑन करके आवाज़ ऊंची कर दी ताकि फाज की आवाज़ सुनी न पड़े। वो भी दोबारा नहीं बोला। ईमान उन दोनों को साथ आते देखकर फाज की क्लास लेते हुए बोली, तौबा है फाज भाई, 6 माह बाद आप ही हमारी तरफ आई हैं और आपसे इतनी सी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है। ईमान की बात पे अमल ने शाम का सारा गुस्सा उसी पे निकाल दिया। तुम छोटी हो और छोटी ही रहो, यूँ बढ़ चढ़ कर बकवास करने की क्या ज़रूरत है? वो तुम्हारी बहन की जुदाई का मारा नहीं आया था, बल्कि अपनी महबूबा के साथ डेट पे आया हुआ था। सामने बीवी नज़र आ गई और किसी गैर नीम बरहना लड़की को बगल से लगाए घूमने वाले मर्द की गैरत ने गवारा ना किया कि उसके निकाह में होने वाली औरत अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना खा रही है। उन दोस्तों में आखिर एक मर्द भी तो शामिल था, उसकी बीवी नीम बरहना वजूद के साथ उस मर्द की बाहों में नहीं झूल रही थी, बल्कि महजब लोगों की तरह बैठकर डिनर कर रहे थे। पर वो क्या कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। जिसका अपना दामन मैला है वो हर एक को उसी नज़र से परखता है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। अम्मू और ईमान ने शुक्र अदा किया कि अमल की बातें सुनने को जहांगीर और शहरयार मौजूद नहीं थे, वरना शायद वो फाज से सवाल जवाब करने खड़े हो जाते और बात बढ़ जाती। फाज ने पैक शुदा डिनर वाला बैग ईमान की जानिब बढ़ाया और साथ पूछा, घर पे आज क्या बना हुआ है? आज अम्मू ने मछली बनाई हुई है। अरे वाह, फ्राई या सालन? ये ढेर धनिया डालकर सालन। मैं हाथ धो लूँ, जल्दी से खाना लगाओ। अम्मू को फाज का अंदाज बड़ा अपनायत भरा लग रहा था। मुस्कुराते हुए बोली, जाओ मानी, शाबाश, फ्रिज में से सलाद पड़ा हुआ है, रोटियां हॉट पॉट में है, चावल भी निकाला ना, अगर फाज को अच्छे लगे तो खा लेगा। जी अच्छा, खाना यही हॉल में ले आऊँ या किचन की मेज़ पे लगाना है? इधर ही ले आओ, वहाँ गर्मी होगी। बड़ी बात है अम्मू, हमें तो मेज़ से खाना लेकर आने की सूरत में डांट पड़ती है और फाज भाई को खुद से ही हॉल में खाने की ऑफ़र की जा रही है। सुभान अल्लाह, मेरा बड़ा बेटा है, 2 रिश्ते हैं, इसलिए तुम लोग इसके साथ अपना मुकाबला ना करो। अब जाओ जल्दी, भाई को भूख लगी है, वो हाथ धोकर आता ही होगा। फाज जैकेट उतार कर कफ फोल्ड कर चुका था। शर्ट के सामने 2 बटन खुले हुए थे। ईमान ने खाना लगा दिया, जिसके साथ फाज ने पूरा इंसाफ किया। जब तक ईमान चाय बना कर लाई, जहांगीर और शहरयार भी आ चुके थे। सब एक साथ चाय पीने के अलावा बिजनेस पे बात कर रहे थे। शहरयार, मैं चाहता हूँ कि अगर हो सके तो तुम हर दूसरे दिन कॉलेज से वापसी पे नई फैक्ट्री की एक चक्कर लगा दिया करो। चाचू असफन को वहाँ का चार्ज दे रहा हूँ। शहरयार हंसते हुए बोला, सुलह की कीमत? बस यार, क्या कर सकता हूँ, आइंदा अल्लाह बचाए औरतों के ड्रामों में नहीं आना है।
सिटिंग रूम में हंसी की आवाज़ गूंज गई। वो जैकेट को एक हाथ के साथ कंधे पे पहनकर अमल के बेडरूम में दाखिल हुआ। कमरे में टेलीविज़न की स्क्रीन की रोशनी के अलावा बाकी बल्ब बंद थे। अमल ने उसको मुकम्मल इग्नोर करते हुए अपना फोकस स्क्रीन पर रखा, जहाँ अफ्रीकी नसाद अमरीकियों की फिल्म बॉयज़ इन द हेड चल रही थी। वो फिल्म का नाम इसलिए जान गया था क्योंकि उसने खुद भी ये फिल्म देखी हुई थी। अमल ने कोई जवाब ना दिया, ना ही रद्द अमल दिखाया। वो आकर उसके पास बेड पे बैठ गया, रिमोट लेकर आवाज़ कम कर दी। मुझे इग्नोर करोगी तो मैं यहीं पड़ा रहूँगा, सीधे मुंह बात कर लो, मैं चला जाऊँगा। वो बड़े तहम्मुल और ठहरे लहजे में बोली, तुम रुको या जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज तुमने मुझे मेरे दोस्तों के सामने 2 कौड़ी का कर दिया। मैंने किया ही क्या है? अमल ने अपनी नम सुर्ख आंखों से उसकी जानिब देखा। मुझे एक सवाल का जवाब दोगे? फाज के लबों पे सदा रहने वाली मुस्कुराहट मौजूद थी। हाथ बढ़ाकर अमल के बालों की आवारा लिट को अपनी उंगली पे लपेटते हुए सर हिलाकर उसको बोलने का इशारा दिया। मुझसे नफरत करते हो? फाज की नज़रों में हैरत जागी। हाथ थमा, मगर सिर्फ चंद सेकंड के लिए, फिर नफ़ी में गर्दन हिलाई। तुमसे नफरत क्यों करूँगा? क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं नहीं मानता। फाज, अमल की आवाज़ में मौजूद संजीदगी ने पहली दफ़ा उसको चौंकने पर मजबूर किया। इस शादी से तुम्हारा जो भी मकसद था सब पूरा हो गया। मेरा वजूद देखो, किसी तरह भी मॉडलिंग के काबिल नहीं रहा। तुम्हारी कम उम्र खूबसूरत गर्लफ्रेंड भी मुझे मोटा बोलकर चली गई। इससे बढ़कर मेरी तजलील में क्या करना चाहोगे? इससे आगे क्या है? मुझे छोड़ दो। आज के दिन तुम कामयाब ठहरे। बस जिसकी बात तुम कर रही हो वो एक पेशावर लड़की है। मेरे साथ इसलिए थी क्योंकि मैं उसको एक बहुत भारी कीमत देता। ये कह लो कि अपर क्लास की तवाइफ जो कोठे पे नहीं बैठती, पर काम वो तवाइफ से भी गिरे करने को तैयार है। अमल के लबों से सिसकी निकली और भल भल आंसू बह गए। फाज ने ज़ेरे लब गाली दी। अब क्यों रो रही हो? उसका मूड अमल के आंसू देखकर नहीं ख़राब हो रहा था, बल्कि इस उलझन के तहत हो रहा था कि आखिर ये मेरे पे इतनी असरअंदाज क्यों हो रही है और मैं यहाँ पे मौजूद ही क्यों हूँ? अमल के रोने में मज़ीद तेज़ी आ गई। अमल, इस दफ़ा उसने रोब डालते हुए पूछा था, कौन मर गया है? तुम मर गए हो। तो मेरे मरने पे तुम्हारे रोने की क्या तुक बनती है? तुम तो खुश हो। एक बात सच सच बताओ ना फाज, क्या मैं बहुत ही गुनाहगार थी जो तुम जैसा निचले दर्जे का मर्द मेरे पल्ले पड़ गया? वो तंज में नहीं कह रही थी बल्कि रोते हुए बड़ी संजीदगी से पूछ रही थी। निचले दर्जे का? मैं निचले दर्जे का हूँ तो क्या नहीं हो? मैं तुम्हारे पैसे की नहीं, किरदार की बात कर रही हूँ। आज की ही रात पहले तुमने शयान की बेइज्जती की है, फिर भी उसकी आला ज़र्फ़ी देखो कि तुम्हारी बीवी और गर्लफ्रेंड के दरमियान सूरत हाल बिगड़ने पर वो तुम्हारी मदद करते हुए तुम्हारी डेट को वहाँ से ले गया। वो गर्लफ्रेंड नहीं है, बता चुका हूँ। लग तो महबूबा रही थी, हक तो बीवी वाले जता रही थी। मुझे मोटी बोल गई। उफ मेरे अल्लाह! गुस्सा आने के बावजूद उसके आखिरी फिक्रे पे फाज की हंसी निकल गई। हाथ में पकड़ी जैकेट एक तरफ फेंकी, जूते उतारे और बेड पे उसके बराबर हेड बोर्ड के साथ टेक लगाकर बैठते हुए रोती हुई अमल को बाहों में भर लिया। अब यही मेरी ज़िंदगी होगी जहाँ हर कोई मुंह उठाकर मुझे मोटी बोल देगा। अमल, अमल, अमल। वो उसकी कमर सुलाते हुए मुस्कुराहट दबाकर बोला, मैं इंतहा का झूठा हूँ, जानती हो ना? हाँ, इस वक्त एक सच बोल दो, यकीन कर लोगी? बको, तुम मोटी नहीं हो। अब वो छम्मो आई ना मेरे पास खाने की चीज़ें लेकर, मैं उसको ही कच्चा चबा जाऊंगी। तुम्हारी ही साजिश का हिस्सा होगा। हर घंटे बाद आ जाती है सर पे सवार होने। भाजी जूस, भाजी दही, भाजी आपका सर। फाज का कहका बेख्तियार था। बच्चा मैं तुम्हारा पैदा कर रही हूँ। क्यों? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है? मुझे कोई ऐसा शख्स क्यों नहीं मिला जो मेरा होता, मेरे जैसा होता, उजला, प्यारा, निखरा हुआ, जिसके साथ मुझे वक्त कटने का पता ही ना चलता, जो मुझसे मोहब्बत करता, नरम गो होता, बाहर मुंह ना मारता, जिसके लिए मैं ही आंखों का चैन होती। तब अगर मैं उसके बच्चे की वजह से मोटी भी हो जाती तो मुझे खुशी होती, ऐसे दुख तो ना होता। फॉर गॉड सेक, मूवीज़ में सब सच ही दिखाते हैं। अपनी बात के जवाब में फाज का फिक्रा सुनकर वो उसको सवालिया नज़रों से देखने लगी, जिस पे वो तफसील बताते हुए बोला, भाई वहीं के प्रेगनेंसी के दौरान ख़वातीन हार्मोन्स इम्बैलेंस का शिकार रहती हैं, जिसका असर उनके जज्बात और मूड स्विंग्स पर रहता है। तुम पहले ही कम नहीं थी, इस वक्त तो पूरी फिल्म बनी हुई हो। तो तुम्हें मेरी बातें, मेरा गम, सब कुछ ड्रामा लग रहा है। क्या तुम पागल हो गई हो? क्या औलाद पैदा करना गम की बात है, या तुम दुनिया की पहली औरत हो जो ये काम करने जा रही
خدا کو جانو، اگر غور کرو تو ہمارے اپنے خاندان میں ایسی خواتین مل جائیں گی جو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے دکھی ہیں، اور تمہیں اللہ دے رہا ہے اور تم انتہا کی ناشکری ہونے کا ثبوت دے رہی ہو۔ اف، ٹھیک ہی کہتے ہیں سیانے، وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا کہ کیا کہتے ہیں۔ یہی کہ جس کو لگی ہو درد بھی اسی کو ہوتا ہے۔ ایک تو سیانے لوگوں کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا، جو وہ کہہ کہہ کر ہی دل کی بھڑاس نکالتے رہے۔ ہاں، تم نے تو جیسے راکٹ خلا میں بھیج کر پاکستان کے نام کو 4 چاند لگائے، یہاں کہاں پسار رہے ہو؟ اپنے گھر جاؤ۔ میں گھر چلا گیا، تم یہی سمجھو گی طوبا کے پاس گیا ہوں، اس لیے آج کی رات میری یہیں گزرے گی جانم، تیرے پہلو میں، تیرے گیسوؤں کی چھاؤں میں۔ امل نے رکھ کر کنی سے فاز کی پسلیوں میں ضرب لگائی۔ کیا میرے میں اور ایک طوائف میں کوئی فرق نظر نہیں آتا جو مجھے یہ لفاظ ہی سنا رہے ہو؟ کیسی فضول ترین بکواس ہے۔ فاز کی بات پہ وہ فوراً متفق ہوتے ہی آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، ہاں جب عورت سچ بولے تو وہ فضول ترین بکواس ہی لگتی ہے۔ اگر تم یہاں نہ آتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ کیا میں تمہاری قیدی ہوں؟ نہیں، نہ ہی میں نے تمہیں قید رکھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے اگر تم چچا کی طرف نہیں آئی ہو تو اس میں مجھ سے زیادہ تمہاری اپنی مرضی اور موڈ کا دخل تھا۔ میں تمہیں ملوانے کو تو لا ہی سکتا تھا، ہاں البتہ رہنے کی اجازت نہ ملتی۔ امل نے مزید کچھ نہ کہا۔ میرا جانا کوئی ضروری نہیں ہے، فاز کی بات پہ اماں نے گھوری سے نوازتے ہوئے کہا۔ ہاں پتر، بہن کے گھر اس کے بچے کی کون سا پہلی خوشی ہے جو تم چاؤ سے جاؤ گے؟ تم تو ویسے بھی ہر دوسرے دن بہن کی طرف آتے جاتے رہتے ہو۔ اماں سارا گھر جا رہا ہے، ایک فرد کے نہ جانے سے کیا فرق پڑنا ہے؟ ٹھیک ہے پتر، تو نہ جا، تیرا دوستوں کے ساتھ کوئی پروگرام ہوگا، آخر دوست اہم ہوتے ہیں، بہن بھائیوں کا ویسے بھی آپ پہ کیا حق ہے؟ آپ سمجھتی کیوں نہیں ہیں؟ وہ جو آپ کا داماد شریف ہے، میری اس کے ساتھ نہیں بنتی ہے۔ وہ شخص میری برداشت کا امتحان بنتا ہے، سارا دن دفتر میں کم ہوتا ہوں، جب اس کے گھر بھی جاؤں آپا سے میری طرف سے معذرت کر لیجیے گا۔ بس تم لوگ اپنی ناک کے آگے مت دیکھنا، گھنٹے سے سر کھپا رہی ہوں مگر تمہاری گراری وہیں کی وہیں پھنسی ہوئی ہے۔ شفا بیٹی جاؤ، امل چچی کو بولو فاز چاچو کے کپڑے نکالے، دیکھتی ہوں کیسے نہیں جاتا۔ غضب خدا کا، ماں کی اتنی سی بات نہیں مانی جاتی۔ اگر آپ کو مجھے ساتھ لے جانے کا اتنا ہی شوق ہے تو چلا جاتا ہوں، مگر آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جا پاؤں گا۔ ابھی مجھے ایک جگہ کام ہے، کام سے جانا ہے، آپ لوگ نکلیے، میں سیدھا وہیں پہنچ جاؤں گا۔ جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو؟ چلیں، آپ نہ مجھے بچوں کی طرح ڈانٹنا چھوڑ دے، میرا اپنا بچہ دنیا میں آنے والا ہے، تبھی تم میں فرما برداری نام کی بھی نہیں ہے۔ سارے خاندان کا فرما بردار ترین بچہ ہوں، ماں صدقے جائے میرے لال، ایسے مذاق نہ کیا کرو، تمہاری ماں کا دل بڑا کمزور ہے، اس طرح کے جھٹکے نہیں سہ سکتا ہے۔ وہ مسکرایا۔ جب بھی بے عزت کرتی ہیں اپنی آل اولاد کے سامنے ذلیل کرتی، بندہ محسوس بھی کر سکتا ہے، میں اپنی عزت افزائی دل پہ لے جاؤ تو پھر؟ نہ بھائی، تو اور اتنا سعادت مند۔ سمت بھائی کے دیے گئے لقمے پہ فاز کا لہجہ سیکنڈ میں بدلا تھا۔ اماں اپنے سپوت کو بولیے مجھ سے بچ جائے، کسی دن ضائع ہو جائے گا۔ سمت بھائی ہنستے ہوئے وہاں سے چلے گئے، جبکہ فاز ابھی تک ان کے راستے کو گھور رہا تھا۔ یہ آدمی موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا۔ بس چپ کر جا، کیوں تو اتنا بے دید ہے؟ کتنی دفعہ کہا ہے وہ تمہارا بڑا بھائی ہے، اس کے ساتھ عزت سے پیش آیا کرو۔ ایسے 2 نمبر لوگوں کی عزت میری جوتی کرتی ہے، بلکہ وہ بھی انکار کر دے۔ بہنوئی سے تمہیں کار، بھائی سے تمہیں بہر، بیوی کے ساتھ تمہارے مسئلے، کہیں کوئی کمی چھوڑنی ہے یا نہیں؟ جھوٹی انا میں جلنے والے میری جانب سے فارغ ہے، میرے پاس ایسے لوگوں کے لیے نہ عزت ہے نہ وقت، بیوی کے لیے بھی ایسے ہی بے درد الفاظ استعمال کرنے ہیں۔ کیوں؟ وہ کیا آسمان سے ٹپکی ہے جو اس کو VIP پروٹوکول دو اور خدا کو حاضر ناظر جان کر کہیے یہ نام جو آپ نے ابھی گنوائے ہیں نا، ان میں سے کسی ایک میں بھی انسانوں والی کوئی خوبی پائی جاتی ہے؟ سوائے کھانے اور زبان چلانے کے ان کو تیسرا کام ہی کیا ہے؟ کیا اب تمہیں دیر نہیں ہو رہی؟ آپ مجھے چپ کروانا چاہ رہی ہیں؟ چلے میں چلتا ہوں، مگر میرے نہ بولنے سے سچ تو نہیں بدلے گا۔ ایک طرف تم سچے ہو، دوسری طرف وہ سب لوگ سچے ہیں۔ پاگل تو بس میں ہی ہوں جو اپنی اولاد کے اختلافات برداشت کرتی ہوں۔ میری زندگی میں تم سب بہن بھائی مل کر نہیں بیٹھتے ہو، میرے مرنے کے بعد تو ایک دوسرے کی شکل تک نہیں دیکھو گے۔ چلیں اب جذباتی ڈائلاگز مار مار کر جان لیں۔ آپ کے نواسے کی منگنی میں جا تو رہا ہوں، اب اور کیا کروں؟ اچھا جہاں کام سے جا رہے ہو جاؤ اور وقت سے وہاں آ جانا، یہ نہ ہو 2-4 منٹ کے لیے کھانا پوری کرنے آؤ۔ وہ انسونی کرتا ہوا نکل آیا۔
आदत के मुताबिक घर से निकलने से पहले अपने कमरे में आया। बेगम साहिबा बड़ी भाभी का मेकअप कर रही थी। काले रंग का खुला सा लॉन्ग कुर्ता, नीचे काला ही गरारा कमीज के दामन और गरारे समेत दुपट्टे पे भी गोल्डन रंग का गोटे का काम बना हुआ था। बालों को जोड़े में कैद करके आंखों को स्मोकिंग लुक के साथ कातलाना बनाए हुए थी। कानों में बड़े बड़े गोल्डन बूंदे, पैरों में गोल्ड खुस्सा। फाज को तो वो चलती फिरती क़यामत मालूम हुई। वो उसकी मौजूदगी को हमेशा की तरह नज़रअंदाज करते हुए अपने काम में मसरूफ़ रही। सहज सहज कर कदम उठाती, भाभी के साथ गुफ्तगू करते हुए हल्के गुलाबी लब कभी सुकड़े कभी फैलते। हुस्न हो और यूँ बेनियाज भी हो बने तो मसला क्यों कर हल हो। काश तुम इन बेफैज़ लोगों पे वक्त बर्बाद करने की बजाय मुझ पे भी वक्त बर्बाद कर लिया करो। भाभी के लब फैल गए। तुमसे बर्दाश्त नहीं होता कि अमल के साथ कोई बात भी करे। बात की हद तक तो हो तब ना। आप लोग तो 24 घंटे मेरे कमरे से निकलने का नाम ही नहीं लेते। बस किसी दिन अब्बा साहब से बात करके अपना अलग पोर्शन बनवाता हूँ। तौबा तौबा, बीवी के लिए इस कदर बेताबी। इसको तो हवा छूकर गुजरे, तुम उसके साथ भी लड़ पड़ो। बस जी, हमारी इन्हीं बातों ने लोगों के दिमाग को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया हुआ है। वरना इनको किसने पूछना था। हम जैसे हीरे मुफ्त में मिल गए। लोग इतरा जाते हैं। अगर तुम्हारा रेडियो लंबा चलना है तो क्या किसी दूसरे कमरे में चली जाऊं, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ सुनने से बेहतर है कि मेरी समात ही छिन जाए। मैं जा रहा हूँ। तुम्हारी ज़बान के जहर का एक कतरा लेकर समंदर में डाला जाए ना, तो समंदरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, वीरानी छा जाए। तो फिर तुम इन्हीं माओ को सुना करो ना, जो बोले तो मुँह से फूल झड़ते हैं। तुम अम्मा लोग के साथ चली जाना। मेरी एक दोस्त ने नया घर बनाने की खुशी में आमीन रखी है। मैं वहाँ से होकर आपा की तरफ आ जाऊँगा। वो ऐसे हो गई जैसे उसकी बजाय दीवारों को बता रहा। फाज चला गया तो भाभी ने अपने चेहरे पे तेज़ी से चलते अमल के हाथ को अपने हाथ की नरम गिरफ्त में लिया। अमल रुक कर उनको सवालिया नज़रों से देखने लगी। भाभी उसका क्रीम नेल पॉलिश लगी वाला हाथ थपथपाते हुए गोया हुई। काश तुम दोनों को एहसास हो जाए कि एक साथ खड़े होने पे तुम दोनों कितने खूबसूरत लगते हो। भाभी, आप जानती हैं कि मुझे अपने साथ फाज को मिलाया जाना पसंद नहीं है। समद बहुत परेशान होते हैं, उनको तुम दोनों की बड़ी फिक्र है। कह रहे थे काश अब्बा जी और चाचू ने फाज को यूँ शादी करने की इजाज़त न दी होती। शादी नहीं है भाभी, ये ज़बरदस्ती है। हमारे कुत्ते रवाज लोगों की बातों का डर। वो मेरा शौहर कैसे हो सकता है जब मेरा दिल ही उसको कबूल ना करे। अच्छा छोड़ो ये मौजू, और खुदा के लिए अपना मूड ख़राब मत करो। इतनी प्यारी लग रही हो। तुम्हारा मूड अच्छा ना हो तो पार्टी में क्या खाक मज़ा आएगा। वैसे भी सब बच्चे तुम्हारे से बहुत मानूस है। घर बार बस एक ही नाम सुनने को मिलता है। किसी की अमल ममानी, किसी की अमल चच्ची, किसी की बहन। आप खामोशी से लिप मेकअप क्यों नहीं करवाती हैं? मुसलसल बातें किए जा रही हैं। लिपस्टिक फैल जाएगी। 2 मिनट खामोश रहिए। लो भला, अब क्या लिपस्टिक को जगह पे रखने के लिए मुझे सारा वक्त खामोश रहना पड़ेगा? जानती हूँ ये आपके बस का रोग नहीं है, मगर मुझे लिप ग्लोस तो सुकून से लगाने दें। भाभी चंद सेकंड खामोश रही, फिर गोया हुई। अमल, सच कहूँ तुमसे ज़्यादा गुणों वाली लड़की हमारे ख़ानदान में कोई नहीं है। ना कभी मेकअप करना सीखा, फिर भी हम सब का मेकअप इतना शानदार करती हो। मलबूसात में भी तुम्हारी राय हमेशा बहुत अच्छी होती है। बस ज़रा सी मीठी हो जाओ तो कसम से सोने पे सुहागा हो। ये जो गुस्सा तुम्हारी नाक पे धरा रहता है ना, ज़रा भी नहीं जचता। तुम पहले वाले रूप में आ जाओ। शोख चंचल सी प्यारी भाभी, वो वाली अमल उसी दिन मर गई थी जिस दिन उसके वालिद ने उसे डांट कर शौहर के साथ चले जाने का बोला था, और ये इंकशाफ किया था कि फाज ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसमें मेरे अभी की रजामंदी शामिल थी। मेरे यकीन के टुकड़े हो गए और अमल मर गई। कोई ऐसा भी करता है, वो भी अपनी औलाद के साथ, जैसे मैं इंसान नहीं कोई डोर डंगर थी जिसको यूं धोखे से ब्याह दिया। वो भी उस शख्स से जो मेरा नापसंदीदा तरीन इंसान था, जिसके लिए मेरे दिल में सिवाय नफरत के और कुछ नहीं है। पर अमल, शादी के बाद तो सब कुछ बदल जाता है। लोग तो कहते निकाह के 2 बोल में बड़ी ताकत है। पत्थर से पत्थर दिल को भी मोम कर देता है। अमल इस्तज़ाई अंदाज में हंसते हुए बोली, न जाने किन लोगों के साथ ऐसा होता है। मेरे लिए मेरी इज़्ज़त नफ्स सबसे पहले आती है। और कौन पागल होगा जो उस शख्स से मोहब्बत करे, उस शख्स के साथ खुशहाल अज़वाजी ज़िंदगी गुजारें, जिसने आपको सारी दुनिया के सामने बदनाम किया, जग हसाई का बाइस बना, जिसने आपके अरमानों की राख के ऊपर अपनी आयाशी का सामान किया, जो ज़बरदस्ती आपसे अपना अज़वाजी हक छीनता है। ऐसे लोग मोहब्बत और हमदर्दी क्या
लानत भेजने की लायक भी नहीं होते, जो ये समझकर औरत को नीलाम कर दे कि एक दफ़ा औलाद हो गई फिर ये कहीं नहीं जा सकेगी। औलाद को दुनिया में इसलिए लाना चाहता है ताकि औलाद आकर माँ के पैरों में बेड़ियाँ डाल देगी। ऐसे खुदगर्ज इंसान पे कोई तरस खाए जो अपने मकसद को पाने के लिए एक औरत को अपना गुलाम बनाने के लिए किसी मासूम की ज़िंदगी से खेले। ऐसे लोग भला किस काबिल हैं? बीच चौराहे के खड़ा करके गोलियों से सीना छलनी करने के काबिल हैं? गुस्से से बोलती चली गई। चुप हुई तो सांस फूली हुई थी। भाभी मजीद कुछ कहे बगैर उसका शुक्रिया अदा करके वहाँ से चली गई। मगर अमल का मूड सारी शाम घारे रहा। फंक्शन शुरू होने पर भी वो माहौल का हिस्सा बनने के बजाय खामोशी से एक तरफ बैठी रही, जबकि बाकी सब खूब लुत्फानंदोज़ हो रहे थे। बाकी दोनों ममानियाँ तो चहक रही थी। अम्मू और अभी को आते देखकर उसने नज़र फेर ली, मगर वो फिर भी आकर उसके करीब बैठ गए। अमल, मेरी बेटी कैसी हो? तुमने उस दिन के बाद घर का चक्कर क्यों नहीं लगाया? हर रोज़ फाज से कहती हूँ कि वो तुम्हें हमारी तरफ लेकर आए, मगर वो कहता है कि तुम मना कर देती हो। तुम घर आना नहीं चाहती हो, ऐसा क्यों कर रही हो? मेरा सर दर्द से फट रहा है। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं 1000 दफ़ा की दोहराई हुई बातें एक दफ़ा फिर नए सिरे से दोहराने बैठूं। वैसे भी मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ दुख सुख कहने नहीं आई, बल्कि अपनी सो कॉल्ड नन के बेटे की मंगनी पे आई हुई हूँ। अब अगर आप लोगों को बुरा ना लगे, मेरा दिल डांस करने का हो रहा है। मुझे आप लोगों से मिलकर झूठी खुशी भी नहीं हुई। मुझे यकीन है आपके भी मेरे लिए यही जज्बात होंगे। एंजॉय योर इवनिंग। जैसे ही बैरूनी दरवाजे में फाज की झलक नजर आई, उसका दिमाग अगला प्रोग्राम प्लान कर चुका था, जिस पे अमल करने की नीयत से वो स्टेज के सामने मौजूद लड़कों के ग्रुप की जानिब आए, जो एक फास्ट बीट इंडियन नंबर पे रक्स में मसरूफ थे। असफंयार एक तरफ खड़े होकर ताली बजा रहे थे। अमल ने आगे बढ़कर उनका हाथ थामा और डांस करने वाले ग्रुप की जानिब ले आए। असफंयार हैरान से गोया हुए, अरे वाह, मेरे बेटे की छोटी ममानी तो आज बड़ी प्यारी लग रही है। सिर्फ आज? जहाँ तक मुझे याद है मैं हर रोज़ प्यारी लगती हूँ। उसके अंदाज पे असफंयार हंसते हुए एक सरसरी सी नज़र अमल के अकब में डालते हुए बोले, शरारती लड़की, बड़ा उम्दा वार किया। वो तुम्हारा सरताज मुठियाँ भींचे मुझे कच्चा चबा जाने को फिर रहा है। अमल ने सर पीछे को गिराकर पूरे दिल से कहका मारा, आपकी दी गई इस इत्तला पे मेरी तबीयत एकदम फ्रेश हो गई। अरे जिन्होंने हमारा चैन बर्बाद किया उनके दिल पे भी तो क़यामत टूटे, वो भी तड़पे, उसको भी बेसुकूनी मिले। हाय अल्लाह, क्या ही आला मौका दिया इस शख्स की अना पे वार करने का। सारी रात तड़प तड़प कर मरेगा। तुम एक बात भूल रही हो, वो तड़प तड़प कर मरने वालों में से नहीं है, वो मेरा कत्ल करने को आ रहा है। चलो तुम्हारा फ़ायदा होगा, मगर मुझ गरीब का नुकसान ही नुकसान है। हमारा तो पहले ही चोर पुलिस का बैर चल रहा है, अब तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं बख्शने वाला है। इस दफ़ा अमल का कहका पहले से भी बुलंद था। बाकी का सारा फंक्शन अमल के होंठों से मुस्कुराहट नहीं गई, जबकि फाज सारा वक्त खामोश रहा। वापसी का रास्ता भी खामोशी में कटा। इस वक्त भी वो दोनों पैर सामने मेज़ पे रखकर रिमोट हाथ में लिए चैनल बदल रहा था। अमल अपना लिबास बदल कर एक खुली सी फ्रॉक पहनकर मुंह हाथ धोकर वॉशरूम से बरामद हुई। फाज को नज़रअंदाज करते हुए ड्रेसिंग टेबल से बेबी ऑयल की बोतल ली और बेड पे बैठकर पैर ऊपर कर लिए, एक हाथ से उनको हल्के हल्के दबाते हुए अपना फ़ोन खोलकर फातिमा भाभी का नंबर मिलाया। दूसरी बेल पे भाभी ने फ़ोन उठा लिया। 10 मिनट की जुदाई के बाद ही कॉल कर दी। क्या मेरे बगैर दिल नहीं लग रहा है? वो दिलकशी से हंसी। ऐसा ही समझ लें, आप नज़रों से दूर होती हैं तो दिल उदास सा हो जाता है। दूसरी जानिब वो हंसते हुए बोली, तुम्हारे शौहर ने मुझे तुम्हारे फ़ोन से ब्लॉक कर देना है। वो बोली, फ़ोन से करेगा, फ़ोन की क्या हैसियत है, दिल से ब्लॉक करके दिखाए अगर इतना ही खिलाड़ी है। भाभी फिर से हंसती और पूछा, क्या पैर दर्द कर रहे हैं? हाय कुछ ना पूछिए, मैंने पूछना था क्या छम्मो चली गई हुई है? हाँ, वो 10 बजे की चली गई है। ये भी आज पार्टी की वजह से रुक गई थी, वरना वो कब इतनी देर रुकती है। अगर तुम आधा घंटा इंतज़ार कर लो तो मैं तुम्हारे पैरों की मालिश कर दूँगी। अरे नहीं, आपसे भला मैं अपने पैर दबवाऊँगी? मैं दर्द की गोली खा लेती हूँ, फिर सुबह जब छम्मो आएगी तो मालिश कर देगी। सोच लो, अगर नींद ना आ सके तो मुझे कॉल कर लेना। बहन भाइयों में इतना भी क्या अदब आदाब। मैं देख रही थी जैसे तुम चलकर अपने कमरे में जा रही थी। दर्द तो जो है, सूजन बहुत हो गई है। छोटी सी हील ने ये हाल किया। सोचिए अगर ज़्यादा बड़ी हील पहन लेती तो क्या हाल होना था। हाँ, कई लड़कियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता हील पहने या फ्लैट, मगर तुम्हारा वजूद ऐसा नहीं है। तुम तो पाँव लटका कर बैठो भी तो पैर सूजे हुए होते हैं। मैं हैरान हो रही हूँ कि आप मुझे इतना नोट करती हैं। लो भला, तुम्हें तकलीफ़ होगी तो क्या मैं नज़रअंदाज कर दूँगी? मेरी सबसे बड़ी तकलीफ़ को तो आप सब ही अच्छे से इग्नोर करते हैं।
पीछे से समद भाई ने भाभी से कपड़े मांगे थे। अमल ने कॉल बंद कर दी और बेबी ऑयल के चंद कतरे हथेली पे गिराकर खुद ही अपना पैर दबाने लगी। फाज जो उसकी हरकतों से हाथ नोट कर रहा था। जब अमल अपने दोनों पैरों को दबाने के बाद भी मुतमईन नजर न आई तो वो सोफे से उठकर उसके पास बैठा। अमल ने सवालिया नज़रों से उसको देखा। कुछ वो शाम से इस इंतज़ार में थी कि ये कब फटेगा। फहाज ने उसका दायां पैर पकड़कर अपनी गोद में रखा। अमल ने पैर खींचा, फहाज ने वापस वहीं रख दिया। बेबी ऑयल पैर पे गिराने के बाद उसका पैर दबाने लगा। अमल ने हैरत से पूछा, ये क्या कर रहे हो? जवाब में वो बोला, जो तुमने आज किया है, क्या वो तूबा का बदला था? एक पल के लिए अमल उसका अंदाज़ा ठीक होने पे चुप हो गई। जब फहाज ने सर उठाकर उसकी आंखों में देखा, अमल नज़र चुरा कर बोली, तुम इतने अहम नहीं हो। हाँ मैं जानता हूँ, क्योंकि अगर मैं अहम होता तो तुम मुझे इस तरह से ख़ानदान के सामने ऐसा थप्पड़ ना मारती। दूसरा, तुम्हारी ये कोशिश थी कि मैं वहाँ सीन बनाऊँगा, ये भी एक मरहला था जो आज मैं तय कर गया हूँ। वरना इस शख्स के हाथ तुम्हारी कमर पे रखे देखकर उसके हाथ काटना तो बनता ही था। मेरी औरत को बाहों में भरने वाले की इतनी सी सज़ा तो बनती ही थी, मगर माफ़ तो मैं उसको अब भी नहीं करूँगा। तुम्हारे लिए अलबत्ता मेरे पास एक मशवरा है जो मैं जानता हूँ तुम मानोगी तो शायद नहीं, मगर मेरी नफ़रत और मुझे नीचा दिखाने के चक्कर में क्यों किसी की माँ के सपूत की टांगें या हड्डी पसली तोड़वाना चाहती हो? मेरी जान, जिस मर्द की अना का ग्राफ ऊंचा हो उसको इस तरह से नहीं आजमाते हैं, नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं इस मामले में बड़ा सतही सा मर्द हूँ। आइंदा मेरा नहीं मगर अगले का ख्याल ज़रूर कर लेना। अमल ने उसके सपाट चेहरे को देखते हुए पूछा, असफन भाई को तुम कुछ नहीं कहोगे? चैलेंज से अमल की नज़रों से देखा। क्यों? क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं है। उसने तुम्हें गले से लगाया था। हाँ तो बड़ा भाई है, इसमें क्या बुराई है? अगर भाई होता ना तो तुम उसको गले न लगाती। तुम्हें पता था ऐसा करना गलत था, तुमने जानबूझकर किया। चलो कम अज़ कम तुम्हें अब ये तो समझ आया होगा, जब अपने अज़वाजी ताल्लुक़ के होते हुए किसी और की बाहों में बाहें डालकर फिरे तो वो आपके पार्टनर के लिए किस कदर तरज़ही कमेज़ होता है। ये भी तुम्हारी गलतफहमी है मेरी जान। लोग तुम्हें ऐसी नज़र से देख रहे थे कि ये क्या कर रही है। मेरे पे तरस खा रहे थे कि बेचारा कैसी औरत को झेल रहा है। ऐसी हरकत करने से पहले तुमने याद रखना था कि तुम्हें लोग क्या समझेंगे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग तो अभी भी मुझे घर से भागी ही समझते हैं, और ये कलंक सारी उम्र क्या मरने के बाद भी ये दुनिया मेरे नाम के आगे से नहीं हटाएगी। चलो वाकई मुझे किसी के इश्क ने इतना बेवकूफ़ बनाया होता, किसी की चुपड़ी मीठी बातों में बहकर मैंने अपने पैर पे खुद ये कुल्हाड़ी मारी होती तो मजबूरी में लोगों की कही सह लेती, मगर मुझे बगैर कसूर के सज़ा मिली है। अच्छा तो अब तुम इसका बदला लेने के लिए अपना रैंक मज़ीद लो करने को तैयार हो। कौन सा रैंक लो हो गया है? डांस किया अपने बहनोई के साथ, ज़िना तो नहीं किया है। अगर अपनी सोच ना बदलोगी तो कल को तुम्हें ज़िना भी बुरा नहीं लगना है। अमल के कान सुर्ख हो गए। फाज तो खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि वो क्या कह गया। अमल ने इस दफ़ा पूरी कुव्वत से अपना पैर उसकी आईनी गिरफ्त से आज़ाद करवाया और अपनी जगह से उठते हुए बोली, तुम्हारी इस बात ने मुझे मज़ीद इस बात पे मुस्तहकम कर दिया है, मैं तुमसे तलाक लूँगी। मुझे तुम जैसे मर्द के साथ अपनी ज़िंदगी तबाह नहीं करनी है। तलाक दूंगा तो लोगी ना, तुम मेरी ज़िद हो। तलाक लेने में अगर कामयाब हो जाओ तो बताना, और अगर दोबारा से तुमने अदालत का रुख किया ना तो इस दफ़ा ऐसा बदनाम करूँगा कि सारी उम्र दुनिया से मुँह छुपाती फिरोगी। वो गुस्से में जो मुँह में आया बोले जा रहा था। अमल अपना दुपट्टा कंधे पर डाले जा रही थी, हाथ वहीं दरमियान में मुअल्लिक रह गया। हैरत से फैली नज़रों से उसको देखे गई, फिर बड़ी ठहरी हुई आवाज़ में बोली, क्या मैं इतनी गंदी थी कि इतना गंदा मर्द मुझे दिया गया है? अपने माँ बाप के साथ जो बदतमीज़ी करती थी उसकी सज़ा दुनिया में ही मिल गई है। मैं इस घर में तब तक हूँ जब तक तुम्हारा बच्चा पैदा नहीं होता है। फाज को मज़ीद तब चढ़ी, मेरा बच्चा तुम्हारा नहीं है? नहीं, ये तुम्हारा ही होगा। वो अपनी बात कहकर चप्पल पहनकर दरवाजे की जानिब बढ़ी थी जब वो बोला, कहाँ जा रही हो? क्यों? क्या कमरे से बाहर अंदर आने जाने के लिए तुम्हें बताना ज़रूरी है? हाँ, अगर तमाशा बनवाने की नीयत से निकल रही हो तो यहीं रुक जाओ। जो भी बात होगी, जो लड़ाई होगी वो इसी कमरे में होगी। ओह, मैं भूल गई थी कि मैं अपने घर पे नहीं हूँ, मैं तो जेल में हूँ। मुझे तो यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं है। तो फिर तुम ही यहाँ से चले जाओ, क्योंकि जो बातें अभी तुमने कही हैं इसके बाद मैं तुम्हारी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। ख़ासकर अगर तुम तमाशा नहीं बनवाना चाहते हो। अगर तुम अभी यहाँ से ना गए, मैं हर लिहाज भूल कर अभी यहीं से समद भाई को आवाज़ दे दूँगी। फाज उसको घूरते हुए अपनी जगह से उठा, दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए ऐलान किया, तुम दुनिया की नाशुक्री तरीन और घुमंडी तरीन औरत हो।
فاز کمرے سے نکلا۔ عمل نے دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ آنکھوں میں نمی تھی، برداشت کی حد تھی، لب کانپ رہے تھے اور وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے خود کو ڈانٹ رہی تھی، خبردار اگر تم روئی، رونا مت، کچھ مہینوں کی بات ہے، جیسے تیسے برداشت کر جاؤ۔ تھوڑی دیر تک کڑنے کے بعد وہ سو گئی، مگر رات کو کہیں آنکھ کھلی تو فاز صاحب کو اپنی جگہ پہ موجود پایا۔ وہ ابھی نیند میں ہی تھی، اس لیے فاز کی جانب سے کروٹ لے کر دوبارہ غافل ہو گئی۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ تو پھر ملتے ہیں اس کے اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔